स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो फैक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि साइंस से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके लिए आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फोटोन फैक्टर में मिलता है हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसको शुरू किया था, जिसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखे हैं। कार्बन कंपाउंड्स की जो नेमिंग होती है वो कैसे की जाती है वो हमने सीखी है। इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले हैं और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, अगर बेटा तुम मुझे पूछो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो वो बेटा यही है। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी ईयर 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो इस टॉपिक से आता ही आता है। यानी आज के लेक्चर में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मान के चलो कि 100% उन टॉपिक्स के ऊपर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में हमें टोटल कितनी पढ़नी है? 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहला है कंबशन, फिर है ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं कंबशन से। कंबशन वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत जनरल वर्ड है। अगर हम कार्बन कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न करें या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी, वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ऐसा तो वो जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? हमारी कंबशन रिएक्शन। ये हमें बेसिक पता है। ऐसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारी CH4, ये मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तब मीथेन को हम बर्न करते हैं, तो जब हम मीथेन को बर्न करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? CO2 प्रोड्यूस होगी, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, अलॉन्ग विथ हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब अगर तुम देखो तो हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। तो कंबशन रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है तो हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कंबशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से। क्लियर है यहां तक? अच्छा, मीथेन कहां पे होती है, कहां प्रेजेंट होती है? तो तुम लोगों ने नेचुरल गैस सुना होगा। नेचुरल गैस सुना होगा ना, ऐसा कि नहीं सुना है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस होती है उस नेचुरल गैस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मीथेन प्रेजेंट होती है। फिर ये देखो C4H10, ये ब्यूटेन है। C4H10 क्या है? ब्यूटेन है। ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अब ब्यूटेन कहां यूज होती है? तो तुम्हारे LPG सिलेंडर्स होते हैं। LPG सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG सिलेंडर रेड कलर के आते हैं। तो LPG गैस के अंदर कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, हीट और लाइट बनेगा। ऐसा ये हमारा इथेनॉल है, C2H5OH, एक तरह का अल्कोहल है। तो इथेनॉल को भी जब हम बर्न करेंगे तो भी CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा, साथ साथ में हीट और लाइट। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन नहीं हो, तो फिर वाटर होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगी? CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, हीट एंड लाइट। तो बहुत सिंपल है, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, क्या होगा? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा ऐसा, और साथ साथ में CO2 वाटर प्रोड्यूस होगा। डन। कंबशन रिएक्शन और नेचर ऑफ फ्लेम का क्या है? आप लोगों ने जब कोई चीज बर्न होते हुए देखा होगा तो या तो ब्लू फ्लेम आती है, गैस सिलेंडर में देखा होगा ब्लू फ्लेम आती है ना, ऐसा हमारे बर्नर में। और कई बार देखा होगा कि ऐसी फ्लेम भी आती है जिसमें बहुत सारा ऐसे धुआं निकलता है ना, जैसे लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो ऐसा कुछ होता है। तो इसको बोला जाता है ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम। ब्लू एंड नॉन शूटी, नॉन शूटी का मतलब उससे कोई धुआं नहीं निकलेगा। इसको क्या बोला जाएगा? येलो एंड शूटी फ्लेम। तो अगर हम कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक फ्लेम होगी। ठीक है। अब ऐसा कब होगा? तो जब भी हम सैचुरेटेड कंपाउंड, जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, लाइक एल्केन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं ना, जैसे कि मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ऐसा प्रोपेन हो गया, ये एल्केन होते हैं। तो जब उनको बर्न करते हैं तो कैसी फ्लेम आती है? ब्लू फ्लेम आती है और नॉन सूटी फ्लेम, कोई धुआं नहीं निकलता है। तभी तुमने देखा होगा कि देखो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है ना। अभी मैंने बताया था एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है, और ब्यूटेन एक तरह की एल्केन है, और तभी देखोगे यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है। सही है। तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम बन होगी। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्कीन, एल्कीन या फिर एल्काइन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तब जो फ्लेम होगी वो येलो होगी और सूटी फ्लेम होगी। क्या होगी? बहुत सारा धुआं भी निकलेगा। यानी येलो फ्लेम है तो हम बोल सकते हैं कि ल्यूमिनस फ्लेम भी हो सकती है। ऐसा क्लियर है? ऐसा तो अनसैचुरेटेड के केस में येलो एंड सूटी फ्लेम होगी, सैचुरेटेड के लिए ब्लू है। ऐसा। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, ये जो फ्लेम होती है इस पे भी डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी हो रही है। अगर ऑक्सीजन कम आ रही है, जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो उस केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी येलो फ्लेम के साथ बर्न हो सकते हैं और सूटी फ्लेम दे सकते हैं, जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। यहां तक क्लियर है? ऐसा ये चीज भी याद रखनी है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम लोगों ने कभी देखा होगा ना कि जो हमारा गैस का जो बर्नर होता है, कभी ब्लू फ्लेम आती है और कभी कभी ऐसे येलो फ्लेम भी आ जाती है। कभी अगर नोटिस किया हो गैस के से बर्नर के अंदर कि येलो फ्लेम भी निकलने लग जाती है, कभी क्या बोलते हैं, पूरा ब्लू नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? तो तुमने देखा होगा बर्नर में से छोटे छोटे होल्स होते हैं, देखे होंगे ना ऐसा। इनको इनलेट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इनलेट्स। जिससे क्या आती है? एयर होती है वो अंदर आती है। एयर होती है वो क्या होती है? अंदर आएगी। ऐसा तो एयर अंदर आएगी। अब मान लो कि कई बार क्या होता है कि कंबशन से क्या होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है जो इसके नीचे जमा हो जाता है, और ये जो एयर के जो हमारे इनलेट्स होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो अब एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगी। तो यहां पे जो ब्यूटेन गैस आ रही है उसको बर्न होने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। उस केस सिनेरियो के अंदर जो फ्लेम होती है उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। यानी ये जो इनलेट्स ब्लॉक हो चुके हैं, कई बार हम खाना बनाते हैं, कंबशन होता है तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। ऐसा तुमने देखो तवे के ऊपर भी ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, इसको निकालोगे ना तो इसके नीचे देखोगे ब्लैक कलर का सब्सटेंस जम जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से एयर के जो होल्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारा कंबशन कंप्लीट नहीं होगा और उस वजह से फ्लेम कैसी हो जाएगी? येलो हो जाएगी। ये याद रखना है। तो अगर कभी घर पे दिखे कि ऐसे येलो फ्लेम आ रही है तो कुछ नहीं करना, इसको निकाल देना, वॉश कर देना, ताकि सारे होल्स ओपन हो जाए, वापस ये ब्लू कलर जलना लग जाए। डन। ये कंबशन हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, एक वेल्डिंग दे रखी है। वेल्डिंग का नाम क्या दे रखा है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब ऑक्सी तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के लिए है। एसिटिलीन ये एक कॉमन नेम है किसका? इथीन का, इथाइन का। इथाइन, जो हमारी इथाइन होती है उसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। ठीक है, अब जनरली हम इथाइन को या एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं मानते, है ना। मतलब लार्ज स्केल के ऊपर इसका यूज नहीं किया जाता है ना, कई कई जगह पे होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इथाइन है ना एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? येलो और सूटी फ्लेम करते हैं, और उससे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत कम होता है। तो वेल्डिंग के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो इस गैस से पॉसिबल नहीं है। छोटे मोटी चीजों के लिए वेल्डिंग हो जाती है, बट जो नॉर्मल जो वेल्डिंग हम करते हैं उसके लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वहां पर इससे नहीं होगा। और साथ साथ में ये सूटी और येलो फ्लेम भी बनाती हैं, है ना। इस वजह से हम इथाइन को क्या करते हैं? वेल्डिंग के लिए ज्यादा वाइडली यूज नहीं करते। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ी कंबशन वाली। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ऑक्सीजन को ऐड करना है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होने चाहिए जो ऑक्सीजन को दे, और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको बोला जाता है जो ऑक्सीजन देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ये देखो यहां पे इथेनॉल CH3CH2OH, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5OH, बट ऐसे लिखो, है ना, इजी होगा तुम्हारे लिए याद रखना भी। ठीक है, क्योंकि हमें आगे इक्वेशन भी कंप्लीट करनी होती है ना। तो देखो इथेनॉल को हमने क्या करना है? हीट करना है।
क्या करना है, हीट करना है। अब किसकी प्रेजेंस में हीट करना है, या तो अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, या तो क्या कर लो, अल्कलाइन KMnO4 ले लो, या फिर K2Cr2 एसिडिफाई फॉर्म में लेना है। इसको जब हम हीट करेंगे तो जो हमारा इथेनॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। ये इथेनोइक एसिड है, यानी इथेनॉल को अगर मुझे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल से क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है, तो मैं उसका क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन कर दूंगा। किसकी प्रेजेंस में, या ये ले लूंगा या फिर ये ले लूंगा, ऐसा। ठीक है, अब यहां पे तुम देखोगे कि इसके पास एक ही ऑक्सीजन है, और यहां पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई, यानी यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इस वजह से इसको बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब ये ऑक्सीजन देगा कौन, तो ये जो है KMnO4 है और ये K2RCr2 ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुम्हें पूछा जाए इस रिएक्शन में, ऐसा पूछा भी है, इस रिएक्शन में इन दोनों का क्या रोल है, तो इस रिएक्शन में ये दोनों काम करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्यों, क्योंकि ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, इथेनोइक एसिड के अंदर। यहां तक क्लियर है। अब ये KMnO4 अल्कलाइन फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि अल्कलाइन फॉर्म में क्या होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है ना, बहुत इजीली ऑक्सीजन दे देता है। सेम कहानी होती है K2Cr2 से। यहां तक क्लियर है। याद रखना है कि अगर तुम्हें इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, एक ऑक्सीजन ऐड करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद कर लो, उससे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रख लो। ये दोनों याद रखने हैं, दोनों पूछे गए एमसीक्यू में, या फिर 4 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर भी। 4 मार्क्स मतलब केस स्टडी में भी पूछे गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन क्या है हमारी, एडिशन रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है एडिशन यानी किसी का एडिशन होगा, किसी को ऐड किया जाएगा, किसी सब्सटेंस को, एलिमेंट को ऐड किया जाएगा किसी कंपाउंड के साथ। तो देखो यहां पे देखो, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड किसमें होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी एडिशन रिएक्शन होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये याद रखना है। Addition reaction is the characteristics property of unsaturated hydrocarbon। unsaturated में ये एल्कीन और एल्काइन दोनों आ सकते हैं, यानी एल्कीन और एल्काइन ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्केन होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, याद आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें इसको हीट करना है, किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। निकल ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, निकल या फिर पैलेडियम। पैलेडियम का जो सिंबल होता है वो P, चलो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे सिर्फ निकल याद हो, एक याद हो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा, है ना। हम क्या करते हैं, निकल जो कि एक तरह का कैटलिस्ट है, निकल क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है। तो निकल की प्रेजेंट में, निकल की प्रेजेंस में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 ऐड हुए या 4 ऐड हुए, थोड़ा सा नोटिस करो। 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, कैसे ऐड हुए हैं, थोड़ा सा देखो, यहां पे आते हैं, ये मैंने थोड़ा गलत मार्क कर लिया, इधर आते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, कहां पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा, यानी एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहां आएगा, अलग अलग कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इस वजह से इसको बोला गया एडिशन रिएक्शन। अच्छा, अगर पूछा जाए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन रिएक्शन, तो प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, निकल या फिर पैलेडियम। ठीक है, निकल याद रख लो, डन। अब देखो यहां पे क्या है, इसमें रिएक्शन में देखो, पहले हमने क्या किया, कराया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें बदल गया, 2 डबल बॉन्ड में, यानी एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ। वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, वापस एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया, दोनों कार्बन के ऊपर क्या हो गया, ऐड हो गया, ऐसा। यानी एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रही है। क्या बदला, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बदलती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्या नेसेसरी कंडीशन है, निकल यानी कैटलिस्ट होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये कैटलिस्ट क्या होता है,
तो कैटेलिस्ट उसको बोला जाता है जो किसी रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, इधर उस रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, फास्ट, या फिर क्या कर सकता है, स्लो। जनरली हम रिएक्शन की रेट को फास्ट कराने के लिए यूज करते हैं। तो कैटेलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द रिएक्शन, यानी जो हमारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ रिएक्शन की रेट होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, कैटेलिस्ट। यहां तक क्लियर है ऐसा? तो एडिशन रिएक्शन क्या क्या होती है, इसके बारे में क्या क्या, सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन और एल्काइन ही शो करेंगे। ऐसा किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, निकल की प्रेजेंस होनी चाहिए, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऐसा, अच्छा, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एडिशन रिएक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, यह सवाल भी पूछा है। तो इसका काम होता है जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे वेजिटेबल घी बनाना। वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना होता है, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल मतलब तुम बाजार में लेने जाते हो ना, ऐसा सनफ्लावर का तेल होता है, उसका तेल होता है, फलाना ढीकना, उनको बोला जाता है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल घी क्या होता है, तुम लोगों ने ऐसा डालडा घी सुना होगा, है ना? तो डालडा घी क्या होता है, वेजिटेबल घी है, जिसको वनस्पति घी भी बोलते हैं। तो ऑयल से घी बनाना, दिस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है किसकी, एडिशन रिएक्शन की। ठीक है, अब देखो, वेजिटेबल जो ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। वो क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जो हमारा वेजिटेबल घी है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। वो एक क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है सर। ठीक है, क्या हुआ, आर यहां पे देखो, आर रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को। ये मैं बता चुका हूं लेक्चर 2 के अंदर, जाके एक बार देखना कि क्या होते हैं अल्काइल ग्रुप में, बहुत अच्छे से सिखाया हो जब मैंने नेमिंग सिखाई थी। तो आर यहाँ पे क्या, अल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड किया निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, ये क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गए दोनों कार्बन के ऊपर। सही है सर? तो यहां पर हमने वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया वेजिटेबल घी के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके, ऐसा, इसलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल बोला जाता है। ये एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, ऐसा। डन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी ये हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं है ना? कोई भी चीज ज्यादा खाओगे तो डेफिनेटली वो हार्मफुल ही होगी, ऐसा। बट ये हेल्दी होता है कंपेयर टू वेजिटेबल घी, कंपेयर टू वेजिटेबल घी। ये क्या होते हैं, वेजिटेबल घी होते हैं, वो कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। जो भी अनसैचुरेटेड होते हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, बट जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लाइक हमारे पास बटर हो गया, हमारे पास एनिमल फैट हो गया, ऐसा देसी घी हो गया, ये सारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लिमिटेड अमाउंट में खाओगे, थोड़ा सा खाओगे, इट्स ओके, बट अगर डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम करोगे, ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे, तो हमारे लिए हेल्थ हार्मफुल है, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, क्या याद रखो, अनसैचुरेटेड होते हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, इतना ज्यादा हमारी हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करते, बट एक चीज याद रखो, कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो वो डेफिनेटली हार्म ही करनी है। और जो सैचुरेटेड होते हैं, जैसे वेजिटेबल घी बताया मैंने, वनस्पति घी बताया, डालडा घी हो गया, ऐसा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है क्या, बटर हो गया, ऐसा। तुमने देखा होगा जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होता है, लिखा हुआ होता है पीछे, जो भी आप चीज बाजार से खरीदते हो उसके पीछे लिखा होता है सैचुरेटेड फैट कितना होता है। जैसे ब्रेड हो जाता है हमारे पास, पिज्जा वगैरह होता है, सब में सैचुरेटेड फैट होता है, वो अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए। ठीक है, यहां तक कहानी सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है हमारी फोर्थ वाली। पहली हमने क्या पढ़ी, कंबशन, दूसरी ऑक्सीडेशन, तीसरी एडिशन, और चौथी कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। नाम में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक को रिप्लेस करना है किसी और से। तो ये चीज रिएक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहीं लिखा है मैंने ऐसा, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एडिशन रिएक्शन सिर्फ कौन शो करेगा,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जो एल्केन होते हैं जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे ऐसा। अब होगा क्या, जैसे हमारे पास ये मीथेन है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। हमें क्या करना है, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेना है किसी और एटम से, जैसे कि हमारे केस में वो क्या है, क्लोराइन है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किससे, क्लोराइन से। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया, मैं यहां पे स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना रहा हूं, ये H H, यहां पे H और यहां आ जाएगा Cl, तो ये हो गया हमारा CH3Cl। और जो हाइड्रोजन गया था वो क्लोराइन के एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl। ये रिएक्शन तभी होगी जब क्या प्रेजेंट हो, सनलाइट। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां तक क्लियर है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोराइन से, ऐसा ब्रोमाइन से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोराइन से, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्या बोला गया, क्लोरीनेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर मान लो हमने और ज्यादा क्लोराइन गैस सप्लाई की तो एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइन से, तो क्या बना, CH2 और दो ऐड हो गए क्लोराइन, क्या है ना। एक और यहां पे दिख रहा है ऐसा, ये एक और हाइड्रोजन है, इसकी जगह कौन ले लेगा, क्लोराइन एटम। और ज्यादा क्लोराइन की सप्लाई कर दो तो क्या होगा, वापस ये एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो यहां पे CH हो जाएगा, क्लोराइन का एक बढ़ जाएगा ऐसा। और सप्लाई किया तो बचा हुआ हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोराइन से, और क्या बना, CCl4 ऐसा। हर बार हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, क्लोराइन से। अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है बड़ा, इसको तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो क्लोरोफॉर्म तो सुना ही होगा सब लोगों ने, है ना। मूवीज में दिखाया जाता है ऐसा, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते हैं ऐसा। तो वो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या है, CH3Cl3। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है इसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन, टेट्रा मतलब चार, और Cl यानी क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर तुम्हें पूछे कि मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाओगे, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, है ना। हर बार क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है किससे, क्लोराइन से। तो चार हमने रिएक्शन पढ़ी, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, अब हमें कुछ दो स्पेसिफिक कंपाउंड से सिर्फ उन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। किस किस की, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की हमें क्या करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्लियर है यहां तक। तो आ जाते हैं हम इथेनॉल और इथेनॉइक की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अगर तुम देखोगे, पहले हम बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये इथेनॉइक एसिड है, अगर ये दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इथेनॉइक एसिड है, इथेनॉइक एसिड, ठीक है, ओके, इथेनॉइक एसिड है। पहले बेसिक चीजें बात करें तो जो इथेनॉल होता है वो अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने पढ़ा है सेकंड लेक्चर के अंदर, एक बार उसको जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का कौन सा मेंबर है, सेकंड मेंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये तुम्हें इजीली आता है। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल, और इसका कॉमन नेम हमने पढ़ रखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही क्या बोला जाता है, इथेनॉइक एसिड। कलरलेस कंपाउंड है ये, वोलेटाइल होता है, बहुत आसानी से इसमें आग लग जाती है, और थोड़ा सा इसका क्या होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, थोड़ी सी स्मेल भी आती है प्लीजेंट वाली, ठीक। अच्छा, इन सब पे नहीं जाएंगे हम, दारू के ऊपर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये भी क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है जिसका सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। क्लियर है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है ऐसा, 118 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 होता है, वाटर से भी ज्यादा है, इसका वाटर से कम है ना। वाटर होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका वाटर से कम, उसका वाटर से ज्यादा। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड, ना एसिड है ना बेस है। ये तो नाम में लिखा हुआ है ये एसिडिक होगा, है ना। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड, यानी लिटमस पेपर ब्लू या फिर रेड लिटमस पेपर के ऊपर इसका कोई चेंज नहीं आता है। डन है। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट।
है ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो अगर इथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर, यानी अगर मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है 100 ml का, कितने ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का, उस 100 में से 95 ml तो क्या है, वाटर है, 95 क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उस 100 ml के अंदर 95 तो अल्कोहल है और 5 ml क्या है, वाटर है। तो ये जो सॉल्यूशन है उसको बोला जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब वाटर और अल्कोहल का क्या, मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें वाटर 5% होना चाहिए, बचा हुआ सारा क्या होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए। इथेनॉल, इसको अल्कोहल बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना दारू अल्कोहल बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, इथेनॉल ही होता है। और वो दारू किससे बनाया जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट से बनाया जाता है। दारू किससे बनाया जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट से बनाया जाता है। इसी तरह से तुम लोगों ने सुना होगा विनीगर, विनीगर के अंदर भी क्या होता है, इथेनॉइक एसिड होता है। क्या लिखा हुआ है, विनीगर कंटेन्स 5 to 8% इथेनॉइक एसिड, है ना, 5 to 8% इथेनॉइक एसिड। इसमें उल्टा हो गया, यानी अगर मान लो 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 5% यानी 5 ml तो क्या होगा, इथेनॉइक एसिड होगा, बचा हुआ सारा क्या होगा, वाटर होगा। यहां तक सही है। तो ये होता है इथेनॉइक। अच्छा, जो इथेनॉइक एसिड होता है ना, इसको अगर हम जमा दे, है ना, फ्रीज कर दे, तो ये आइस जैसा, ग्लेशियर जैसा दिखने लग जाता है। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, कि अगर हम इथेनॉइक एसिड को फ्रीज कर दे, ठंडा कर दे, कूल कर दे, तो ये आइस जैसा, ग्लेशियर जैसा दिखने लगेगा, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बेसिक चीजें हमने पढ़ी। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हमें किसकी पढ़नी है, पहले हमें पढ़नी है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली क्या है, कंबशन। अगर तुम बोलो कि सर कंबशन तो हमने अभी तो पढ़ा था, इथेनॉल वाला हमने पढ़ा था कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ, क्या फर्क है, हो गया ये तो। और ये कौन सी फ्लेम के साथ बर्न होगा, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, ये इतना याद रखना ऐसा, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझाने की जरूरत है। एक और चीज देखो, ये वाली रिएक्शन तो हमने अभी भी पढ़ी थी, है ना, अल्केलाइन KMnO4 इथेनॉइक एसिड बनाता, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये रिएक्शन भी हो गई, दो तो वैसे ही होगी हमारी, समझो मैंने क्या बोला ऐसा, ये दो तो हम अभी ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, तो इनको वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इथेनॉल को कन्वर्ट किया इथेनॉइक एसिड के अंदर, ऑक्सीडेशन रेट, ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी दे रखी है, हमारे पास दे रखी है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। क्या है, सोडियम मेटल के साथ हमारे पास रिएक्शन है। तो देखो, जैसे ही इथेनॉल होता है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड का नाम याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके, ये पूछी गई है रिएक्शन कि इथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करो तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना है, C2H5O Na+, और क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन याद रखो, कंपाउंड का नाम याद रखना है, सोडियम इथॉक्साइड होता है। क्लियर है सर। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नेक्स्ट कौन सी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बेटा इसमें तो रिएक्शन का नाम पूछ लिया था कि हमारे पास जो इथेनॉल है, इसको अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करें तो वो रिएक्शन का नाम क्या है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर की कमी। तो इसमें होगा क्या, जो हमारा ये इथेनॉल है इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया डिहाइड्रेशन। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करने में हेल्प कौन करेगा, तो ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है इस इथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना। इस वजह से इसको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये भी सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बोलोगे कि इसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, इसलिए इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। बट एक कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी है 443 केल्विन, ये याद रखनी है टेम्परेचर की वैल्यू,
क्लियर है? तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब तुम नोटिस करो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, ये OH यहां से हट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है, तो CH3 की जगह क्या हो जाएगा, CH2, और यहां पे CH2 था, CH2, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद रखो, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये रिएक्शन याद रखनी है ना? यहां पे CH3 और CH2 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? तब जाके कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, है ना? ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी है बेटा, एक बार अच्छे से सारी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही पेज में इसलिए लेके आया ताकि जल्दी से रिवाइज हो जाए। क्लियर? इसको बेटा खुद नोटबुक में लिखो। लिखो, कैसे लिखोगे, इथेनॉल इसे रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, इसका नाम बताओ क्या होना चाहिए, CH2 क्या नाम होना चाहिए, दो कार्बन है, मैथ और एथ यानी ईथ, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, ईथ आएगा, ETH। सही है? मैं थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूं, दो कार्बन है तो ईथ आएगा। सही है? डबल बॉन्ड के लिए क्या आना चाहिए, ENE, तो उसका नाम क्या है, इथीन है। यानी हमने इथेनॉल से क्या बनाया, इथीन बनाया। तो अगर तुम्हें एग्जाम में पूछे कि आप इथेनॉल से इथीन कैसे बनाओगे, तो कौन सी रिएक्शन याद करना, डिहाइड्रेशन। अगर पूछे कि इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कैसे बनाओगे, तो कौन सी रिएक्शन याद रखनी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी पूछा गया है कि आप कन्वर्जन कैसे करोगे, तो याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हम इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज पे, है ना? इसमें तीन ही है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना? पहली रिएक्शन देखो, नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में अगर किसी केमिकल रिएक्शन का नाम दे रखा हो तो इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब होगा क्या, यहां पे देखो अच्छे से समझो, हमने क्या लिया, इथेनॉल लिया, ये दिख रहा है, ये इथेनॉल है और ये इथेनॉइक एसिड है, यानी इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करवानी है इथेनॉल के साथ। ठीक है? किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और ये पता अभी हमने सीखा था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिमूव करता है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन बनेगी तो ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। इथाइल कहां से आया, C2H5। याद है ना, अल्काइल ग्रुप में C2H5 को क्या बोला जाता था, इथाइल बोला जाता था। और ये जो कंपाउंड बना है इसको एसीटेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एसीटेट। CH3COO एसीटेट के लिए यूज होता है। डन यहां पे। अब ये जो कंपाउंड बना है ये एक ईस्टर है। ये क्या है, ईस्टर है। ये जो कंपाउंड है इसको ईस्टर बोला जाता है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इथेनॉइक एसिड क्या होता है, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, ईस्टर की कैटेगरी में आता है। तो जब भी इथेनॉइक एसिड और अल्कोहल, इथेनॉल रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला गया, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और जो ईस्टर होते हैं ना, इनकी एकदम मस्त मीठी मीठी स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी सी एकदम महक होती है। इस वजह से इनको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, याद रखना ऐसा। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है इसकी रिएक्शन, किसकी, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करवानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अच्छा देखो, ये एक एसिड है, ठीक है, और जो कार्बोनेट होते हैं ये बेस होते हैं। कार्बोनेट होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। हम एसिड बेस चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एसिड की किसके साथ, बेस के साथ। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। और साथ साथ में क्या रिएक्शन निकले, रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहां पे बना CH3COONA। अब देखो इसकी नेमिंग, इसकी नेम कैसे लिखे, तो देखो यहां पे क्या है, जैसे देखो इसमें यहाँ पे C2H5 था तो मैंने क्या लिखा था, इथाइल। इसमें यहाँ पे क्या है, सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे। सही है? और CH3COO की जगह क्या यूज करते हैं, एसीटेट। इसमें भी देखो CH3COO है तो क्या बना, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम यहां पे भी वही बना है, कुछ भी देखो डिफरेंस नहीं है। सोडियम एसीटेट बना, वाटर बना और CO2 बना। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि ये जो है ये कंपाउंड बेस है और ये क्या है, हमारा एसिड है। क्लियर है? नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH। NaOH एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है। तो ये रहा एसिड, ये रहा हमारा बेस।
एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे भी सॉल्ट क्या था, सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है, तो यहां पर भी देखो क्या बना, सोडियम एसिटेट सॉल्ट और साथ साथ में वाटर। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एक बेस है और ये हमारा क्या है, एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। यहां पे सॉल्ट क्या बना, सोडियम एसिटेट। याद रखना है क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट। तुम सब देखो, सोडियम एसिटेट बना, सोडियम एसिटेट बना, सोडियम एसिटेट बना। क्लियर है यहां तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं सारा क्लियर कर लेता हूं, अच्छे से एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। आगे एक थोड़ा सा हमें और दे रखा है इसके अंदर, जो हम आगे यूज करने वाले हैं, जब हम सोप एंड डिटर्जेंट वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। एक और रिएक्शन हमें दे रखी है, कौन सी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। सपोनिफिकेशन है ना, वो सपेरा वाला नहीं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सपोनिफिकेशन जिसको हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाएगा, ऐसा। तो देखो हमने क्या किया, देखो ये ईस्टर है ना, अभी बना था, देखो ये रहा, CH3COO C2H5, सेम CH3COO। तो जब हम ईस्टर की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराए, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा के हीट करें, तो हमें क्या बनेगा, वापस देखो सोडियम एसीटेट बना। सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है ना, ये देखो यहां पे बना था सोडियम एसीटेट, ये एक सॉल्ट होता है ऐसा। यानी जब ईस्टर की रिएक्शन बेस के साथ कराए, या जब हम ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करें, है ना, उसको ब्रेक डाउन करें, तो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा, साथ साथ में देखो वापस इथेनॉल आ जाएगा। तो अगर मुझे ईस्टर से इथेनॉल निकालना है वापस, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दो ऐसा। ये जो सॉल्ट होता है, इस सॉल्ट का यूज होता है साबुन बनाने में। क्या बनाने में, साबुन, यानी सोप बनाने में यूज होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन है ना, ये वाली देखो कौन सी, CH3COOH प्लस C2H5OH की रिएक्शन अगर हम कराएंगे किसके, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, CH3COO C2H5 और H2O। ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बनी। अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, एक बेस के साथ, तो हमें वापस इथेनॉल मिल जाएगा, हमें वापस इथेनॉल मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, चलो। इथेन और इथेनॉइक एसिड के क्या क्या यूज केसेस है, ये शायद तुम ऐसे ही याद कर सकते हो, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है, इसमें ज्यादा समझने वाला है नहीं, है ना। तुम देखते पता कर सकते हो कि क्या पेंट में, परफ्यूम बनाने में यूज कर सकते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पे यूज किया जाता है। आजकल इथेनॉल को हम गाड़ियों के फ्यूल में भी यूज किया जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये कहां पे, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, रिएजेंट के जैसे भी यूज कर सकते हैं। लेटेक्स से रबर बनाना है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। डाइस, परफ्यूम, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। डन। तो एक बार तुम अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, है ना, एक दो यूज केसेस याद हो जाने चाहिए। डन। तो यहां पर हमने कार्बन और उसके कंपाउंड्स की क्या कर दी है, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर दी है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी हमने सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से कवर कर दिए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।